हवस भाग 2। अब डॉक्टर के जाने के बाद खुशबू की मम्मी ने अंकल के सामने तो कुछ नहीं कहा। अगर वो खुशबू के फटे कपड़ों के बारे में बताती तो जाने वो क्या बोलते, सहन कर भी पाते या नहीं। खुशबू घर में सबसे छोटी भी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी। पापा की तो जान थी वो। शाम तक जब उसका बुखार हल्का हुआ, तब आंटी ने उसके लिए चाय और बिस्कुट लाए। वो काफी डरी हुई थी। अंकल भी आए। अंकल को देखकर खुशबू घबरा गई और चीख चीख कर रोने लगी। आंटी घबरा गई, अंकल भी कुछ समझ नहीं पाए। उसकी आवाज सुनकर मम्मी, नानी और मैं भी गई। आंटी को पूछा तो आंटी ने बात बदल दी और कहा कि बुखार था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाई तो रोने लगी, तो सब हंसने लगे और उसे आराम करने के लिए बोलकर हम भी घर चले आए। आंटी ने उसके कपड़े देखे तो थे फटे हुए, पर उनके मन में बार बार ये आ रहा था कि कौन हो सकता है। घर की इज्जत की बात ऐसे किसी से कह भी नहीं सकते। खुशबू बार बार नहा कर आती, अपने शरीर पर नाखून से घाव कर लिए थे। अब उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। अब आंटी का भी शक यकीन में बदल गया। खुशबू अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी, उसका शरीर जख्मी हो गया था। कुछ न खाने पीने की वजह से तेज बुखार और उसी में वो बार बार नहाती। आंटी ने अंकल को सारी बात बताई कि उस दिन किचन में किस हालत में खुशबू वहां थी। ये सुनकर तो अंकल का दिल बैठा जा रहा था। खुशबू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लगभग एक हफ्ता बीत गया था। अब उसका दिमागी संतुलन ठीक हो चुका था, पर अभी भी वो किसी से बात नहीं कर रही थी। फिर आंटी ने राहुल भैया को कॉल करके तबीयत के बारे में बताया। राहुल भैया उसी वक्त फ्लाइट लेकर तुरंत शाम तक घर आए। उधर खुशबू भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी, पर वो अपने कमरे को अंदर से लॉक करके रखती थी। राहुल भैया आते ही फौरन खुशबू के पास गए। डोर नॉक किया। खुशबू ने जैसे ही अपने भाई को देखा, वो भागकर बेड पे जाके सो गई, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करती। भैया साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें साइकाट्रिस्ट बनना था, तो उन्हें हैंडल करना काफी बेहतर आता था। खुशबू के आंसू निकले जा रहे थे। लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद जब कुछ नहीं कहा खुशबू ने, तो भैया ने उसे फोर्स नहीं किया। उसी वक्त वहां मैं गई। खुशबू मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा सॉरी यार, उस दिन की वजह से तू गुस्सा है क्या अभी भी? बात तो कर मुझसे। जब फिर भी खुशबू ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, तो मुझे रोना आ गया। मैं वापस घर जाने लगी तो भैया ने इशारा किया कि टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ। फिर भी थी तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड। टीनेज में दोस्ती बड़ी मायने रखती है। मैंने रोते हुए कहा, भैया। वो विकास भैया आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे नानी और मम्मी ढूंढ रहे हैं, और मैं बहुत देर से इसी के साथ थी। हम बाबी की मूवी देख रहे थे। ये वॉशरूम गई उतने में विकास भैया ने बताया, तो मैं घर चली गई। तब से ये उसी बात से अभी तक नाराज है। विकास का नाम सुनते ही खुशबू की सांस तेज होने लगी और गुस्से से एकदम उसका शरीर जल रहा था। भैया ने मुझे समझाकर घर भेजा। फिर रोते रोते खुशबू ने सारी बात भैया को बताई। वो हर बात जो उसे वो कहता था। भैया रूम से बाहर निकले और विकास रोड पर ही खड़ा था। एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे मारने ही वाले थे कि आंटी आकर रोकने लगी। आंटी, क्या हुआ बताएगा? ये क्या कर रहा है? अब विकास तो जानता था क्या बात है, पर कुत्ते की दुम अनजान ही था। इतने में सब मोहल्ले के लोग भी वहां आ गए। भैया ने सारी बात सबके सामने बताई तो सबके होश उड़ गए। सब दांतों तले उंगली दबा रहे थे। तभी विकास की मां आ गई और गंदी गंदी गालियां देने लगी कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, और मान लो है भी तो तेरी ही बेटी ने उसे उकसाया होगा। ये सब देखकर खुशबू की हालत पर और असर पड़ रहा था। अब ये रोज का हो गया था तो खुशबू के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इतना सब होने के बाद भी बात की गहराई को समझे बिना विकास की मां हर दूसरे तीसरे दिन गाली गलौज करती। एक औरत होने के नाते भी उसने समझने की कोशिश नहीं की। दोनों ही परिवार पैसे से मजबूत थे। खुशबू के मम्मी पापा की सरकारी नौकरी थी और विकास का रियल एस्टेट का बिजनेस। पुलिस वालों को पैसा खिलाकर और जान पहचान वालों की मदद से विकास ने पुलिस केस भी बंद करवा दिया। अब इस हादसे के बाद किसी के भी घर का बच्चा खेलने नहीं आता था, न कोई अपने बच्चे को किसी के घर जाने देता। सब खौफ में रहने लगे।
थोड़े दिनों बाद राहुल भैया को भी वापस जाना था। खुशबू भी भैया के साथ कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली गई। अब जब भी उसे आंटी अंकल बुलाते वो वापस आने का नाम ही नहीं लेती। कहती कि घर नहीं आऊंगी, मैं मामा के यहाँ आ जाऊंगी मिलने, और वहीं से मिलकर वापस भैया के पास चली जाऊंगी। परिवार वालों के लाख कहने पर भी खुशबू वापस नहीं आए। अब ये बात एरिया में फैलने लगी। फिर एक दिन अविनाश की मां खुशबू के परिवार वालों से झगड़ा करने लगी। तब तंग आकर खुशबू के मां पापा ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पर वहां भी अविनाश के परिवार ने पैसे खिलाकर पुलिस वालों को अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद भी जब अविनाश की मां का मन नहीं भरा तो उसने राहुल के ऊपर कुछ काला जादू कर दिया। उसी रात खुशबू का घर पर कॉल आया कि मम्मी भैया अब जिंदा नहीं बचेंगे, उनकी हालत कुछ अजीब होती जा रही है। इतना सुनते ही दोनों ने तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करा और राहुल के पास गए। राहुल के कॉलेज के दोस्त बहुत अच्छे थे और राहुल पढ़ने में भी काफी अच्छा था। तो कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जिन्हें टैरो कार्ड रीडिंग काफी अच्छे से आती थी और पिछले ही महीने उनका ट्रांसफर दुबई की यूनिवर्सिटी में हो गया। राहुल उनका फेवरेट स्टूडेंट था। उनके दोस्तों ने सर को सारी बात बताई तो उन्होंने वीडियो कॉल करके राहुल के माँ पापा से बात की। फिर कार्ड देखकर कुछ बताया कि ऐसा ऐसा कर दो तो ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपके पड़ोसी ने राहुल के कपड़ों का इस्तेमाल करके आपके घर में कुछ काला जादू टोना करके फेंक दिया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब अगर इसे अंधविश्वास कहो तो दुबई में बैठे प्रोफेसर को ये सब कैसे पता होता। थोड़े दिनों में राहुल की तबीयत भी ठीक हो गई। खुशबू के माँ पापा ने फैसला लिया कि अब वो घर बेच देंगे और यही राहुल और खुशबू के साथ सेटल हो जाएंगे। और कुछ साल भर के अंदर वो घर बिक गया और वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। आज भी मैं नानी के यहाँ जाती हूँ, पर अब वहाँ मेरी दोस्त नहीं रहती। आई एम श्योर कि आप सबके साथ कभी न कभी लाइफ में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। किसी के घर के लोगों ने ये बात इज्जत की डर से छुपा दी होगी और किसी ने घर में बताया ही नहीं होगा।